हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम वेक्टर ये चैप्टर शुरू कर रहे होंगे। और वेक्टर चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे, सो दैट आपको जो अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक इन द सेंस लाइन एंड प्लेन के लिए तो वेक्टर जरूरी है ही है, लेकिन वेक्टर में भी वेक्टर प्रोडक्ट्स, डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, उसमें आपको काम आएगा। तो ये जो चीजें होती है ना, वो इंटरलिंक्ड होती है। उसके लिए आपका बेसिक अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप प्रॉब्लम्स को इजीली अटैक कर सकते हो बाय यूजिंग योर इनहेरेंट क्वालिटीज लाइक स्पीड एंड एक्यूरेसी। ओके, तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल। और आपको अगर टीचिंग क्वालिटी, टीचिंग स्टाइल और जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है, तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Okay, so without wasting our time, let us start to our topic, and our topic is a vector. Okay, तो हमारा टॉपिक क्या है? वेक्टर्स है। तो आज हम वेक्टर चैप्टर का बेसिक यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे, हाँ, तो वेक्टर में देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटीज से। तो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी की जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होती है। स्केलर क्वांटिटी में आपके पास यहाँ पे मास, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, ये जो सारे क्वांटिटीज है, ये स्केलर क्वांटिटीज में हम कंसिडर करते हैं। और इनकी बातें हम फिजिक्स में ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मास। ओके, मेरा मास अगर 70 kg है, तो वो 70 kg यहाँ पे भी उतना है, मार्स पर भी उतना है, सन पे भी सन पे ओ, तो हम बोल सकते हैं कि जो मून है, मून पर भी उतना ही मास है। तो मास इस डायरेक्शन में जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ, तो वो डिपेंड नहीं करती है चीजें डायरेक्शन के ऊपर। लेकिन ये जो वेक्टर क्वांटिटीज रहती है ना, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। एक्सेलेरेशन पता है ना आपको, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि चेंज इन डायरेक्शन को भी हम एक्सेलेरेशन कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और आपको वेक्टर की अच्छी खासी आइडिया होगी, क्योंकि आप क्लास 12th में एंटर कर चुके हो, तो फिजिक्स में आपने ये इन क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा सुना होगा। तो हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द वेक्टर देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो, हम यहाँ पे चीजें मैथमेटिकल वे से समझने का ट्राई करेंगे। तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। किसी भी वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वो लाइन सेगमेंट के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, मान लो ए बार, तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, ओके, मतलब ये लाइन सेगमेंट है लेकिन उसको मैंने डायरेक्शन दी है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ यहाँ पे आपको दिया है, चलो यहाँ पे ज्यादा बातें डिस्कस नहीं करता हूँ मैं, ये जो दिया है यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मान लो आपके पास कोई भी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ओके, लाइन सेगमेंट है, उसको मैंने डायरेक्शन दी थी, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ए नाम दिया और यहाँ पे मैंने पॉइंट बी नाम दिया। तो डायरेक्शन बी की तरफ है, तो डायरेक्शन मतलब ये जो एरो है वो ए से बी तक जा रहा है। ए को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इनिशियल पॉइंट। ओके, एंड बी को मैं बोलूंगा टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, ओके। तो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट के बीच में फंसा हुआ ये जो वेक्टर है, जो एक ए से चालू हो रहा है, बी तक जा रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वेक्टर ए बी बार। तो हम क्या बोलते हैं? वेक्टर ए बी बार। तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। ये क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, मुझे थोड़ा इसकी साइज कम करनी चाहिए। ये होती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट
एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आपने देखा। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट लाइन और लाइन ऑफ एक्शन, जिसके अलोंग ये वेक्टर चल रहा है। कौन सा वेक्टर चल रहा है? ये वाला वेक्टर चल रहा है, ये वाला वेक्टर ए बी इस लाइन के अलोंग चल रहा है। ठीक है, चल रहा है मतलब वेक्टर तो अपनी जगह पर है, लेकिन उस लाइन के अलोंग है। तो ये जो इनफाइनाइट लाइन रहती है ना, तो इस इनफाइनाइट लाइन along which the vector lies, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ सपोर्ट। लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, देखो उन्होंने दिया होगा, a line of directed line segment is a part of line of unlimited length which is called as line of support or line of action of the given vector। देखो ये चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, उसके बाद हम फास्ट फास्ट जाएंगे, है ना। तो if initial and terminal points are not specified, then vectors are denoted by a bar, b bar and c bar। और वेक्टर को हम बोल्ड फेसेस से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब मान लो आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, आपको बस ऐसा वेक्टर दिया है, ऐसा वेक्टर, तो आप इसको बोलेंगे स्मॉल ए बार, है ना। स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, मतलब उसको आप ए बी बार नहीं कह सकते हो, क्योंकि आपको ज्यादा आइडिया नहीं है किसके बारे में, इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आप इसको बोलेंगे ए बार। और इस ए बार को हम बोल्ड फेस ए से भी दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली वी गिव द नोटेशन ए बार। ठीक है, मान लो ऐसा कोई वेक्टर है जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट नहीं पता है, तो उसको हम बी बार कहेंगे। मतलब हम इसको ए बी बार तो नहीं कह सकते, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उनको हम डिनोट करने के लिए ए बार बी बार, स्मॉल ए बार बी बार सी बार यूज कर सकते हैं। मतलब स्मॉल लेटर से हम उनको डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं रहता। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो मैंने क्या कहा कि वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, और वो जिस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होता है उस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, because it is a part of unlimited length of the it is the part of line of unlimited length, and that unlimited length, the line of unlimited length is called as line of action or line of support। and वो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है वो हमारा वेक्टर होता है। तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है वो एरो नहीं होता है, मतलब वो एक साइड से कंटिन्यू चलता नहीं जाता है, वो बंधा होता है उन दो पॉइंट्स के बीच में, बस वो डायरेक्शन के लिए एरो का यूज करते हैं हम। समझ में आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की क्या कंसेप्ट होती है, ये जो ए है ना, ये ए, यहां से लेकर ये जो टर्मिनल पॉइंट है बी, ए क्या है आपका इनिशियल पॉइंट, बी क्या है आपका टर्मिनल पॉइंट, तो ये ए से लेकर बी तक, ओके, ए से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी, है ना, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। मतलब ये जो डिस्टेंस रहता है उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, उसी को हम उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इतना बड़ा वेक्टर ड्रॉ कर दिया जिसका इनिशियल पॉइंट है P और टर्मिनल पॉइंट है Q, तो आप इस वेक्टर को क्या बोलोगे, आप बोलोगे पी क्यू बार। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे लिखोगे आप, नोटेशन रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पी क्यू। समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास कोई वेक्टर दिया है इस फॉर्म में, ऐसा सी बार, तो अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार। समझ में आ रहा है? और हमेशा याद रखो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज अ डिस्टेंस ऑफ दैट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, वही दिया है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो चीजें दी हैं वो मैंने आपको बताई। लेंथ पी क्यू बोल सकते हो या डिस्टेंस पी क्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं हम, और यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हाँ, तो पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही है उसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। मतलब ए ए,
ए बार, है ना। इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही है, तो इसको हम 0 बार से लिखते हैं, है ना। तो ए बार जो है वो 0 बार है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 यूनिट होता है ना। मतलब उसकी लेंथ ही नहीं होती है, वो तो एक पॉइंट होता है। तो वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड दे आर, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, उसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। और जीरो वेक्टर कैनॉट बी असाइंड विद अ डेफिनाइट डायरेक्शन, जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल दिए हैं ए बार बी बार, क्योंकि उनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कैसा है, सेम है ना। आप कहाँ पे भागिएगा मत, आपको ये चीजें थोड़ी सी बोरिंग सी लग रही होगी, है ना, बहुत बेसिक सी लग रही होगी, लेकिन इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप आगे वाली कंसेप्ट्स अच्छे से समझ सको। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। ठीक है, मान लो मेरे पास ये वाला वेक्टर है ए बी बार, और इसका मैग्नीट्यूड अगर मेरा 1 है, तो इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको मैं बोलूंगा इट इज अ यूनिट वेक्टर। एंड इसको हम कैसे दिखाते हैं, देखो अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, ये वाला वेक्टर मान लो, हाँ, और इसका ये वेक्टर है सी बार, और इस वेक्टर सी बार का मैग्नीट्यूड है 1, तो इसको मैं सी बार ना कहकर सी कैप बोलूंगा। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर की कंसेप्ट क्या होती है, देखो अगर मेरे पास मान लो ये वेक्टर है ए बार, ठीक है, तो इस वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर, ऐसा वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो और डायरेक्शन एज सेम एज ए बार हो, तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर ए बार एंड डिनोटेड बाय ए कैप और ए हैट। इसको हम ए कैप भी बोलते हैं और इसको हम ए हैट भी कह सकते हैं। तो समझ में आया, दिए हुए वेक्टर के अलोंग ऐसा वेक्टर कि जो उसी के डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो उसको हम दिए हुए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आता है, आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मान लो ये बी बार है, तो ऐसा वेक्टर की जो बी बार है ना, ऐसा वेक्टर की जो बी बार के अलोंग है, जिसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, बी बार के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड हो रहा है, और टर्मिनल पॉइंट जो है वो कितने दूरी पर है, 1 यूनिट दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसको अच्छा दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो यूनिट वेक्टर है अलोंग बी बार लाई कर रहा है, बी बार के डायरेक्शन में लाई कर रहा है, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, और जिसका इनिशियल पॉइंट इस बी बार के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इनिशियल पॉइंट बी बार के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो वैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आगे देखेंगे, हम वेक्टर को हम उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ही दिया रहेगा वो, वी कैन ट्रांसलेट द वेक्टर अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, आगे दिया है वो। अब कोइनिशियल एंड कोटर्मिनल वेक्टर, कोइनिशियल एंड कोटर्मिनल वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर की जिनका इनिशियल पॉइंट एक हो। तो ये वाला एक वेक्टर है मान लो यहाँ पे ए बार, और यहाँ पे दूसरा वेक्टर है मान लो बी बार, तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है ना, तो इनको बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। अब ऐसे वेक्टर्स की जिनका टर्मिनल पॉइंट एक हो, तो इनको बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर्स। मान लो ये ए बार है, ये बी बार है और ये सी बार है, तो इस केस में ये जो ए बार बी बार सी बार है, इस केस में ये को टर्मिनल वेक्टर्स है। समझ में आ रहा है, इस केस में वो को टर्मिनल वेक्टर्स है, और यहाँ पे ए बार और बी बार इस केस में वो कोइनिशियल वेक्टर्स है। तो को टर्मिनल कोइनिशियल वेक्टर समझा। ओके, उसके बाद इक्वल वेक्टर्स। तो कोई दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, देखो, अरे भाई मैं इधर इधर चला जा रहा हूँ, लेट मी चेक। ओके, मुझे थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करना चाहिए। को लेकर आ सकता हूँ इधर। हाँ, अब इक्वल वेक्टर्स,
तो यहाँ पे बताऊंगा इक्वल वेक्टर्स की कंसेप्ट। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं देखो, अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर्स है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इनको मैं इक्वल कब कहूंगा पता है? जब उनकी डायरेक्शन सेम हो या पैरेलल हो। कोई दो वेक्टर की जो पैरेलल हो या उनकी डायरेक्शन सेम हो, मान लो ये ए बार और ये बी बार, और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। तो वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स की जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और वो पैरेलल है, और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनको हम कहेंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम है, उन वेक्टर्स को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। अब मुझे बताओ, सिर्फ डायरेक्शन सेम होने पर हम उस उनको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं क्या? मान लो ये पी बार है, ये क्यू बार है, तो पी बार इज नॉट इक्वल्स टू क्यू बार, लेकिन इस केस में ए बार इक्वल्स टू बी बार है। जब मैं बोलूंगा ए बार इक्वल्स टू बी बार, तो अब आप समझ लेना कि ए बार और बी बार की डायरेक्शन सेम है, और ए बार और बी बार का मैग्नीट्यूड सेम है। ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, एंड ए बार एंड बी बार आर इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल। ठीक है। अब इसके बाद निगेटिव ऑफ वेक्टर्स, निगेटिव ऑफ वेक्टर्स। तो ये देखो निगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। मान लो मैंने ये वाला वेक्टर ड्रॉ किया, ये है P, ये इनिशियल पॉइंट P, दूसरा टर्मिनल पॉइंट है Q। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऐसा वेक्टर ड्रॉ किया है जिसका इनिशियल पॉइंट Q है और टर्मिनल पॉइंट P है। ठीक है, मतलब ये वाला वेक्टर है पी क्यू बार और ये वाला वेक्टर है क्यू पी बार। हम हमेशा पहला पॉइंट इनिशियल पॉइंट रहता है, दूसरा पॉइंट टर्मिनल पॉइंट रहता है, और उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और या वेक्टर को डिनोट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये जो पी क्यू बार है, ये जो क्यू पी बार है, ये एक दूसरे के निगेटिव है। ऐसा क्यों? निगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है देखो, निगेटिव वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ए बार एंड बी बार आर सेड टू बी निगेटिव ऑफ ईच अदर, निगेटिव ऑफ ईच अदर इफ magnitude of a bar and magnitude of b bar are same, and a bar and b bar are in exactly opposite direction, are in exactly opposite direction, or they might be anti parallel, because वेक्टर को उनके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हम ट्रांसलेट तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम उनको पैरेलली भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, और एंटी पैरेलल, है ना? समझ में आ रहा है आपको? यस। तो ये हो गया निगेटिव ऑफ वेक्टर की कंसेप्ट। ठीक है। और इस केस में ये जो पी क्यू बार है ना, ये पी क्यू बार है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ क्यू पी बार। अगर पी क्यू बार एंड क्यू पी बार एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स है, इफ निगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, इफ निगेटिव ऑफ ईच अदर, देन पी क्यू बार इज इक्वल टू माइनस का क्यू पी बार, और क्यू पी बार इज इक्वल टू माइनस का पी क्यू बार, इजंट इट? ये हो गया निगेटिव ऑफ वेक्टर्स। देखो यहाँ पे भी दिखाया है, whose direction is opposite to that of a bar and denoted by minus a bar। ठीक है। अगर कोई वेक्टर है a बार और कोई दूसरा वेक्टर है, तो अगर a बार और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो इस वेक्टर का जो, मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा वो माइनस a बार कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ कंसेप्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। तो दो कोलिनियर वेक्टर्स, मतलब किन्हीं दो या तीन या मेनी वेक्टर्स को हम कोलिनियर कब कह सकते हैं? जब वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा।
हाँ, मान लो ये ए बार है, ये बी बार है, ये सी बार है, ये डी बार है। तो आपको पता है, अगर ये तीनों लाइन ऑफ एक्शन, इन तीनों वेक्टर्स की या इन चारों वेक्टर्स की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, तो इस केस में आपको जो दिख रहा है ना, ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार, ये चारों के चारों वेक्टर्स कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर कब होते हैं? टू वेक्टर्स या टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कोलिनियर कब रहते हैं? जब वो, if they are along same line of action, जब वे दो वेक्टर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पर लाई करते हैं और पैरेलल टू ईच अदर, या वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, तो भी हम उन वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द वेक्टर्स। अब फ्री वेक्टर्स, हाँ यही तो आपको बताना है। अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर in the space without changing its magnitude and direction, then such a vector is called as free vector. In other words, initial point of the free vector can be taken anywhere in the space keeping the magnitude and direction same. ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। मान लो ये बड़ी सी लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन थोड़ी अच्छी निकालनी चाहिए। मान लो इतनी बड़ी लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। तो इसके ऊपर मान लो मैंने कोई एक वेक्टर लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ पता है? अब मैं इस वेक्टर को, इसकी प्रॉपर्टी, इस वेक्टर को फ्री वेक्टर तब बोलूंगा जब इस वेक्टर को इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग में कहीं पे भी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ऐसे नहीं, है ना, ऐसे ही जाना है भैया, तभी तू फ्री वेक्टर कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे हम? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर को हम, फ्री वेक्टर को इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे इधर 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 किधर भी नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स। इसको ऐसे भी लेके जा सकते हैं, ऐसे, और इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना है। इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है क्या? हाँ, पैरेलल है तो सेम डायरेक्शन है। तो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वी आर ट्रांसलेटिंग विद इन अ स्पेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? दीज आर कॉल्ड एज, मींस दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज फ्री वेक्टर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फ्री वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर। और इसकी खासियत क्या है? कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर विद इन द स्पेस along its line of action। पहले तो लिखना चाहिए विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसके बाद लिखना चाहिए along its line of action। ओके, तो एनीवेयर विद इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग, हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है आज, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड यू कैन से along its line of action। ओके, तो यही डेफिनेशन रहती है फ्री वेक्टर्स की। एनीवेयर विद इन द स्पेस कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम।
अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन तो है ही है, लेकिन स्पेस में भी हम वैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं, देखो ये तो बहुत ही, मतलब ये फिजिक्स में आप ज्यादा जानोगे। फॉर अ वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड, देखो इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं। फॉर अ वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन अ स्पेस, देन सच वेक्टर इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है और टर्मिनल पॉइंट फिक्स नहीं है, तो इसको हम लोकलाइज वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है ना। एग्जांपल में क्या देके रखा है? फॉर एग्जांपल, इफ टू स्टेशनरी कार्स ए एंड बी मूव्स ऑन अ रोड, a force is applied to car A, it is localized vector and only car A moves while car B is not affected. अगर कार ए को फोर्स अप्लाई किया है, कार ए पर फोर्स अप्लाई किया है, तो कार ए ही मूव करेगी। तो यहाँ पे एक नोट दिए देखो, इन दिस चैप्टर वेक्टर्स आर ट्रीटेड एज फ्री वेक्टर्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। जब वो स्टेट नहीं करेंगे कि ये फ्री वेक्टर नहीं है, तब तक हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? फ्री वेक्टर्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने समझा। अब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये ए बार और बी बार, ये बहुत ही जल्दी हम समझ सकते हैं क्योंकि आपने फिजिक्स में भी ये सुना होगा, देखा होगा। अगर ये ए बार है, ये बी बार है, दो वेक्टर्स हैं। वैसे तो मुझे ऐसे नहीं ड्रॉ करना चाहिए, मुझे ट्रांसलेट भी करते आना चाहिए। हाँ, ये वाला एक वेक्टर है ए बार, ये वाला दूसरा वेक्टर है बी बार। तो इन दो वेक्टर्स की अगर मुझे एडिशन करनी है ना, तो मुझे क्या करना पड़ता है पता है? इन दोनों वेक्टर्स को या तो कोइनिशियल, या तो एक का इनिशियल पॉइंट दूसरे के टर्मिनल पॉइंट से जोड़ना पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर टू लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहला लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरा लॉ है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब अगर आपके पास वेक्टर्स एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होंगे, तो इनका एडिशन कैसे करना है, मतलब आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, उसके लिए आप हमेशा याद रखो, आपके पास जो दिए हुए दो वेक्टर्स रहेंगे, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये वाला एक वेक्टर, ये वाला एक वेक्टर, और यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर मान लो। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि उसको ट्रांसलेट भी करते आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए वो। ये ऑटो इंक से हो जाता है, वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। हाँ, मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, एक है ए बार और दूसरा है बी बार। अब इन दोनों की सम करनी है, तो इन दोनों की अगर सम करनी है ना, मतलब एडिशन करनी है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है पता है? आप क्या करो, इन दो वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करो कि सो दैट हम उनका पैरेललोग्राम बना पाए। उन दो वेक्टर्स को आप को इनिशियली, मतलब उन दोनों वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर बनाओ। तो आपको पता है किन्हीं भी दो वेक्टर को हम उनके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ट्रांसलेट कर सकते हैं एनीवेयर विद इन द स्पेस। बस इसको ऐसे रोटेट नहीं करना है, इसको ऐसे घुमाना नहीं है, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया, ए बार को यहाँ से यहाँ तक को इनिशियल बनाया, समझ में आ रहा है? और ये जो बी बार लिखा है ना, इसको थोड़ा सा इधर हटाओ। हाँ, तो ए बार और बी बार। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को एक सूडो पैरेललोग्राम दिख रहा है। सूडो पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम मैं यहाँ पे बनाने का ट्राई करूंगा। हाँ, तो ये वाला एक बी बार और इस ए बार को पैरेलल कोई भी एक लाइन। तो आपको एक पैरेललोग्राम सा नजर आ रहा है, पैरेललोग्राम नजर आ रहा है ना? तो ये जो पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है ना, दो वेक्टर्स को आप कोइनिशियल बनाते हो तो आपको आप एक पैरेललोग्राम बना पाते हो। मतलब ये इस बी बार को आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, सो दैट का आपकी वो जो लाइन है वो ए बार के टर्मिनल पॉइंट से पास हो। और ए बार को आपने एक पैरेलल लाइन मारने का ट्राई किया, ए बार को एक पैरेलल लाइन मारी है जो पैरेलल लाइन बी बार के टर्मिनल पॉइंट से पास हो, तो एक आपको पैरेललोग्राम मिला है।
तो ये जो पैरेललोग्राम आपको मिला है, इसका ये जो डायगोनल है, इसको ध्यान से देखो। तो ये जो डायगोनल रहता है ना, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर रहता है। ये जो डायगोनल वेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम रहता है ना, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर रहता है। उसको हम आर बार कहेंगे, एंड दैट आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। और इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ रहा है? अब दूसरा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दैट इज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा? ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने का दूसरा लॉ है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं पता है? इसमें हम हमारे वेक्टर्स को ओ ओ ओ हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें हम हमारे वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर्स बनाने का ट्राई नहीं करेंगे। इसमें हम वेक्टर को ऐसे अरेंज कर देंगे, इसको मैं ए बार बोलूंगा थोड़ी देर के लिए, इसको बी बार। हम इस इन वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करेंगे सो दैट एक का जो इनिशियल पॉइंट है, दूसरे का टर्मिनल पॉइंट, या एक का जो टर्मिनल पॉइंट है, दूसरे का इनिशियल पॉइंट, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। और हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने का ट्राई करना है। अब देखो मैं कैसे ट्रायंगल बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये जो मुझे ए बार दिख रहा है ना, हाँ, ए बार को मैंने क्या किया, ये, हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाने से अच्छा ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन इसको ऐसे घुमा नहीं सकता, मतलब ऐसे रोटेट नहीं कर सकता। ऐसे ए बार है, ऐसे 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 ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे घुमा नहीं सकता, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और बी बार को क्या करूंगा, बी बार को मैं इसके टर्मिनल पॉइंट से बी बार का इनिशियल पॉइंट चिपका दूंगा। अब आपको, हाँ, ये कर दिया आपने। अब आपने ये कर दिया, ये काम कर दिया। अब आपको ए के इनिशियल पॉइंट को बी के टर्मिनल पॉइंट से ज्वाइन करना हाँ। अब ये जो आपको वेक्टर मिल रहा है ना, ये ऐसे स्ट्रेट रोड से आप जा रहे हो, तो आपको एक यहाँ से क्या मिल गई, एक एरो मिल गया। तो ये जो आपको इस डायरेक्शन में पॉइंटिंग कर रहा हुआ वेक्टर दिख रहा है, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट इज ए बार प्लस बी बार। This is called as triangles law of vector addition. A bar r bar is equals to a bar plus b bar कहेंगे इसको, and that is your triangles law of vector addition. I hope आपको बातें समझ रही होंगी। अब सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं पता है? हम सब्ट्रैक्शन के लिए हम ये जो a बार है उसका एक निगेटिव वेक्टर, या ए बार माइनस बी बार करना है तो बी बार का एक निगेटिव वेक्टर यहाँ पे बनाने का ट्राई करते हैं। निगेटिव वेक्टर की मैंने अभी अभी आपको कंसेप्ट बताई है। निगेटिव वेक्टर यानी, ध्यान से देखो, बी बार का निगेटिव वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो। तो ऐसे जा रहे हैं ए बार से, ये माइनस का बी बार बन गया। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ये जो ए का इनिशियल पॉइंट है और माइनस बी बार का जो टर्मिनल पॉइंट है, इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे। तो ये वाला जो वेक्टर आपको मिल रहा होगा, दैट इज यूर आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस माइनस का बी बार। और इसी को हम ए बार माइनस बी बार कहेंगे बाय वेक्टर्स, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया है, तो यहाँ पे कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में एक पहला इंपॉर्टेंट रहता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अरे अरे अरे, मैंने तो एडिशन पहले ही बता दी। कोई बात नहीं, पहले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताना चाहिए था। और उसके बाद से नीचे नीचे जा रहे हैं हम। पैरेललोग्राम लॉ हो चुका है। अब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा सो दैट आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखो होता क्या है, कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर था, मान लो ये ए बार था, इस ए बार को आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ए बार तो डबल होना चाहिए। तो आपको एक 2 ए बार नाम का वेक्टर मिलेगा, है ना, जो ए बार के डायरेक्शन में ही लाई कर रहा होगा या जा रहा होगा, लेकिन वो उसका मैग्नीट्यूड ए बार से 2 गुना रहेगा। ठीक है? ऐसे ही अगर मैंने सम के टाइम्स किया,
ऐसे ही मैंने अगर k टाइम्स a बार किया तो ये k टाइम्स a बार भी एक वेक्टर रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड ये जो a बार है उसके k टाइम्स रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर a बार रहेगा तो ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2a बार के बराबर रहेगा, 2 टाइम्स a बार के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। हम्म, और ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो के ए बार नाम का वेक्टर है, ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार के बराबर रहेगा। एंड दैट इज द नोट। ओके। और के हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एंड फॉर दैट वी आर जनरलाइजिंग एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। है ना? तो बात दरअसल ऐसी है, अगर के पॉजिटिव है, अगर के पॉजिटिव है ना, तो आपका जो के टाइम्स ए बार, ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है, वो वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर आपको मिलेगा विच इज स्केलर मल्टीपल ऑफ योर वेक्टर ए बार, उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ के बार इन मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार के बराबर रहेगा। उस केस में अगर आपका के पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेक्टर लाइज अलोंग, या वेक्टर के ए बार हैज सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए बार। अगर के निगेटिव रहेगा तो वेक्टर के ए बार हैज अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए बार। तो ए बार से मतलब डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। यहाँ पे हम मान के चल रहे कि के पॉजिटिव है, तो अगर के निगेटिव होता, अगर के निगेटिव होता ना, तो आपको जो वेक्टर है वो कुछ ऐसा दिख रहा होता। समझ में आ रहा है आपको? तो दैट इज द स्केलर मल्टीपल। ओके। तो यही नोट्स यहाँ पे दिए हैं, देखो। के अगर जीरो रहेगा तो ये जो आपको के टाइम्स ए बार, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए बार, जो वेक्टर ए बार है उसको हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो स्केलर मल्टीपल ही जीरो हो तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो जीरो नहीं रहेगा, दैट इज जीरो बार, क्योंकि आपने किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई किया है, वो भी एक वेक्टर ही रहेगा। अब ए बार एंड के बार आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, यहाँ पे ही आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको ए बार दिख रहा है जिससे आप के बार जनरेट कर रहे हो, या तो वो दोनों दोनों वेक्टर्स या तो वो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर रहेंगे, या तो वो पैरेलल रहेंगे, और या तो वो एंटी पैरेलल भी रह सकते हैं। तो कोलिनियर में वो बात कवर हो जाती है, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। नाउ थर्ड, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार अगर कोलिनियर है तो हम ए बार को m टाइम्स बी बार लिख सकते हैं, जब हमारा m जीरो, तब हमारा m जीरो नहीं रहेगा। ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर उन्होंने बोला है कि इफ आपके ए बार मतलब आपके पास ए बार एंड बी बार है जो कि कोलिनियर है या पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, इफ दे आर कोलिनियर, पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन किसी एक वेक्टर को हम किसी स्केलर मल्टीपल ऑफ दूसरे वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। मतलब वी कैन राइट दैट वेक्टर ए बार, एनी वेक्टर ए बार, मतलब एनी आउट ऑफ देम एज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वन वेयर दैट स्केलर शैल नॉट बी जीरो। वो स्केलर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे है लेट ए कैप विद यूनिट वेक्टर अलोंग नॉन जीरो। ओके, इसी से हमारी यूनिट वेक्टर की कंसेप्ट जनरेट होती है कि मान लो हमारे पास कोई भी ऐसा एक वेक्टर है, कि जो हमने यूनिट वेक्टर की कंसेप्ट देखी ना, तो ऐसा वेक्टर की जो ए बार के डायरेक्शन के अलोंग लाई कर रहा है, द वेक्टर विच हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए बार, और उसका मैग्नीट्यूड वन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ए कैप कहेंगे ना। समझ में आ रहा है आपको? तो यूनिट वेक्टर यानी क्या होता है? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी मान लो आपके पास ये वाला वेक्टर है ए बार, है ना,
जिसके हम n टुकड़े करते हैं। मान लो इसका डिस्टेंस है n यूनिट्स, या आपके समझ के लिए मान लो ये 5 यूनिट्स है। कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है 5 यूनिट्स। मतलब इसके हम अगर 5 इक्वल पार्ट करेंगे, कितने? 5 इक्वल पार्ट करेंगे, तो ये जो एक पार्ट रहेगा वो 1 यूनिट का रहेगा। तो इसके अलोंग जो वेक्टर आपका लाई करेगा वो वेक्टर रहेगा ए कैप। समझ में आ रहा है? ये वाला जो वेक्टर रहेगा ना बच्चों, वो वेक्टर रहेगा आपका ए कैप। दिस वेक्टर इज ए कैप। की साइज थोड़ी सी छोटी नहीं हो सकती क्या? ओके, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। एक यूनिट, इतना एक यूनिट रहेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे? ए कैप कहेंगे। तो मुझे एक सीधी सी बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये पूरा क्या है बताओ? पूरा तो डिस्टेंस है, एंड दैट डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो मैंने मेरे वेक्टर को, मतलब ए कैप इज आल्सो द वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ना वो। अगर मेरे ओरिजिनल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड करता हूँ, तो क्या मुझे यूनिट वेक्टर मिलना चाहिए? क्योंकि आपने अभी अभी बोला कि अगर मेरे को ए बार जनरेट करना है, तो मैं इस ए बार को कैसे जनरेट करता हूँ? उसके यूनिट वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या मुझे ए बार मिल सकता है? ध्यान से सोच लो। समझ में आ रहा है अभी आपको? ये जो ए कैप है इसका 5 टाइम्स है ना ए बार। तो 5 यानी क्या है? आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसी से आप वो वेक्टर जनरेट करते हो। किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को आपने उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई किया, तो आपको ओरिजिनल वेक्टर मिलता है। किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को अगर आपने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, तो आपको ओरिजिनल वेक्टर मिलता है। और उस वेक्टर का जो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वो वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड के बराबर रहता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। एंड यहाँ पे वेक्टर ऑफ लेंथ के हैज सेम डायरेक्शन। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, ये मुझे यहाँ पे बतानी होगी, डिस्कस भी करनी होगी। हम्म, मान लो आपके पास कोई भी एक वेक्टर है ए बार, और इस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लाई कर रहा है वो है ए कैप। अब आपको पता चला है कि यूनिट वेक्टर यानी क्या करते हैं हम? ए बार का जो मैग्नीट्यूड रहता है उतने हम पार्ट्स बनाते हैं, उतनी बार हम कट करते हैं, उतने कट्स बनाते हैं ए बार के, इस वेक्टर के। और एक कट एक यूनिट का रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट रहता है। और इनिशियल पॉइंट से लेकर एक यूनिट का जो डिस्टेंस है उसी को हम ए कैप कह रहे हैं, जो कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार रहता है। तो ये जो ए कैप आपका है, उस ए कैप को अगर मैं किसी के से मल्टीप्लाई करूं, या ए बार को किसी के से मल्टीप्लाई करूं, या मान लो इस ए बार को मैंने किसी के से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है। देखो, ये है मेरा के टाइम्स ए बार, ये है मेरा के टाइम्स ए बार। तो आपको पता है कि आपका जो ए बार है, आपका जो ए बार है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू ए कैप। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो हाँ, मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए था ए कैप को अगर मैंने किसी के से मल्टीप्लाई किया, इस ए कैप को अगर किसी के से मल्टीप्लाई किया और मुझे इतना बड़ा वेक्टर मिला है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के टाइम्स जो ए कैप है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ के इंटू ए कैप को क्या लिखते हैं हम? ए कैप इज ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो के इंटू ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ठीक है? अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ओके, अब ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो मैं बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट से थ्योरम स्टार्ट होगा। थ्योरम से हम कल करेंगे ना, थ्योरम के आगे जो होगा, मतलब थ्योरम से स्टार्ट करेंगे हम कल। तो ये पहला है, इफ द वेलोसिटी वेक्टर ए बार एंड बी बार साइमल्टेनियस ऑकरेंस होगा, एक्टिंग कर रहे होगे, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। क्यों लगाना है यहाँ पे जाकर दिखाओ क्या आपको? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम हमारे वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर्स बनाते हैं। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम वेक्टर को ऐसे हम अरेंज करते हैं या ऐसे यहाँ पे सेट करते हैं सो दैट पहले वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मैं बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही बात है कि अगर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे कोई दो फोर्सेस या कोई वेलोसिटी वेक्टर तो पैरेललोग्राम लॉ हम यूज करेंगे। अगर वन आफ्टर अनदर ऑकरेंस हो रहा है फोर्सेस का या वेलोसिटी का तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किन्हीं भी दो निगेटिव वेक्टर्स को ऐड करते हो ना, पी क्यू बार प्लस क्यू पी बार, तो ये आंसर आपका जीरो बार ही आता है, मतलब आपको एक जीरो वेक्टर मिलता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप चल रहे हो उस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ट्रायंगल्स लॉ से आपको एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना। ट्रायंगल्स लॉ से आप एक बात यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि आपको जाना था यहाँ से यहाँ तक। हाँ, आपको जाना था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक जाना था, आप ऐसे गए हो दो वेक्टर की मदद से, तो इनका रिजल्टेंट तो ऐसे था, मतलब एज अ डिस्प्लेसमेंट आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने बात बताई आपको, कोई भी दो वेक्टर्स है, निगेटिव वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर जो आता है वो एक जीरो वेक्टर आता है ना, एंड दैट इज पी पी बार, और क्यू क्यू बार भी बोल सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील, है ना। और यहाँ पे ये चीजें अंडरस्टैंडेबल है, अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो चलो यहाँ पे आपको लेके आता हूँ। ये पी क्यू बार है, ठीक है, ये पी क्यू बार है, ये क्यू पी बार है, ये वाला पी क्यू बार, और ये वाला क्यू पी बार। समझ में आ रहा है? तो पी क्यू बार एंड क्यू पी बार एक दूसरे के अपोजिट है ना, पी क्यू बार इज इक्वल्स टू माइनस क्यू पी बार, ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक्जैक्टली अपोजिट है। और यहाँ पे क्यू पी बार को मैं माइनस का पी क्यू बार भी बोल सकता हूँ। तो अगर मैंने पी क्यू बार प्लस क्यू पी बार किया तो आपको नहीं लगता कि आपको एक जीरो वेक्टर मिलना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से जाकर यहाँ से फिर से यहाँ तक आ रहे हो। पी क्यू बार प्लस क्यू पी बार इज पी पी बार इटसेल्फ, या आप इसको क्यू क्यू बार भी बोल सकते हो। और इसका आंसर जीरो क्यों आता है पता है? क्योंकि आपका पी क्यू बार प्लस क्यू पी बार जब आप करने जाते हो तो आप बोलते हो अरे पी क्यू बार तो माइनस क्यू पी बार है, तो मैंने पी क्यू बार की जगह पर माइनस का क्यू पी बार डाला, और ये प्लस का क्यू पी बार, दैट इज इक्वल टू जीरो बार। समझ में आ रहा है? इन्हीं दो वेक्टर्स के एडिशन करने पर, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर, या किन्हीं दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने पर जो आपको मिलेगा वो एक वेक्टर ही कहलाएगा। तो ये जो यहाँ पे चल रहा है ना, ये वेक्टर का ही पूरा झोल है। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको लगा कि सर ये पी क्यू बार है, इसको पी क्यू बार ही रखो, और क्यू पी बार को माइनस का पी क्यू बार लिखो, तो ये भी एक जीरो बार, मतलब एक जीरो वेक्टर ही मिलेगा, जिसको हम क्यू क्यू बार भी बोल सकते हैं या पी पी बार भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। दैट इज पी पी बार, और यहाँ पे अगर ऐसा करोगे क्यू पी बार प्लस वो आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो और क्या बचा है? और ये वाली प्रॉपर्टीज भी इजी है। हाँ, अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा खेल चल रहा है। हाँ, ये वाला एक वेक्टर है ए बार, तो ए बार मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक गया ए बार के जरिए, यहाँ से यहाँ तक गया बी बार, और यहाँ से यहाँ तक गया सी बार, मतलब एक साइकिल अगर कंप्लीट हो रही है ना तो उसका आंसर आएगा जीरो बार। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू जीरो बार। तो यही उन्होंने बताया है, आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि यहाँ पे पूरा लेक्चर मतलब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें फास्ट चल रही हैं। अगर यही लेक्चर ऑफलाइन होता और फर्स्ट लेक्चर रहता तो मैं इतना कुछ नहीं बताता, मैं बस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तक और टाइप ऑफ वेक्टर्स तक ही रुकता। लेकिन ठीक है, आपको ये भी अगर ऑनलाइन है तो आप फायदा उठा सकते हो। एडिशन मतलब धीरे धीरे देख सकते हो, अपने ग्रास्पिंग क्वालिटीज और ग्रास्पिंग स्पीड से आप ग्रास्प कर सकते हो चीज़ों को। अब क्या है, अब एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स में हम इसको एक्सटेंडेड लॉ
वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं इसको हम, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है देखो, यहाँ पे बताता हूँ आपको साइड में, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने ऐसा पॉलीगॉन बना दिया, मतलब ट्रायंगल तक तो ये चीज़ें वैलिड थी। अब ये पॉलीगॉन में जब जाओगे तो ये क्या होगा और झोल कैसे रहेगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो मैंने ये इसको ज्वाइन कर दिया, और ओके पॉलीगॉन तो थोड़ा अच्छा नहीं बना है, समझने के लिए थोड़ा सा आसान ही बनाता हूँ, है ना। एज यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम तो आप डर जाओगे, बोलोगे ये क्या है, ये तो मैथ्स है, ज्योमेट्री, इसी का नाम है मैथ्स। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है। हम्म, मान लो ये वाला वेक्टर है ए बार, ये वाला वेक्टर है बी बार, ये वाला वेक्टर है सी बार, ये वाला वेक्टर है डी बार, और ये वाला वेक्टर किसके बराबर है ये अगर निकालना होगा ना आपको, तो आप ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या करते हो, आप इनको ज्वाइन करते हो, इसको ज्वाइन करोगे, है ना। तो आपको ट्रायंगल्स ही ट्रायंगल दिखने लगे, आप पॉलीगॉन को ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देते हो। तो ये जो है ट्रायंगल्स लॉ से देखो, ये वाला ए बार है, ये वाला बी बार है, तो ये वाला बन जाएगा ए बार प्लस बी बार। अगर ये वाला सी बार है, ऐसा है ऑलरेडी दिया है मान लो, तो ये बन जाएगा ये वाला वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर ए बार प्लस बी बार, और प्लस का ये सी बार, समझ में आ रहा है ना, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ये वाला प्लस ये वाला, तो ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार कैसे पॉइंटिंग कर रहा होगा, ऐसे पॉइंटिंग कर रहा होगा। और ये ऐसा अगर डी बार है तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो दैट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला वेक्टर है ना, दैट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, दैट इज द पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और द एक्सटेंडेड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो यहाँ पे ऐसे दिया है, दैट इज यू कैन प्रूव एंड यू कैन गो थ्रू दैट, कोई जाने की जरूरत नहीं है, जो बताया है वही काफी है। एक्सटेंडेड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर, और पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, वही बात मैंने बताई। अब यहाँ पे वेक्टर एडिशन जो होती है ना वो कम्यूटेटिव रहती है, मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार के बराबर रहती है, को कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। हाँ, और एसोसिएटिव रहती है, एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है, एसोसिएटिविटी मतलब ए बार प्लस बी बार करोगे तो ये बी बार प्लस ए बार आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिविटी। लेट मी इस इंक को थोड़ा सा छोटा किया जाए, इसको हटाया जाए, सो दैट ये चीजें भी दिखने में अच्छी दिखेगी। ए बार प्लस बी बार करे तो वो बी बार प्लस ए बार के बराबर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब क्या, ए बार प्लस, मान लो आपके पास 3 वेक्टर्स है, तो ए बार प्लस बी बार करो तो एक वेक्टर मिल जाएगा, उसमें आप सी बार प्लस करो, मतलब ऐड करो ये वाला वेक्टर, या आप ए बार में बी बार प्लस सी बार करके जो वेक्टर मिल रहा है उसको ऐड करो, ये दोनों चीजें एक ही रहेगी, दैट इज द एसोसिएटिविटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी वेक्टर में आप जीरो वेक्टर ऐड करोगे ना, तो ये उसी वेक्टर के बराबर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी वेक्टर को उसी के अपोजिट या निगेटिव वेक्टर से ऐड किया जाए, किसी वेक्टर में उसी का निगेटिव वेक्टर ऐड किया जाए, वो 0 बार आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे, देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ टू नंबर, 1 + -1 इज इक्वल्स टू 0। वैसे ए बार प्लस माइनस का ए बार इज इक्वल्स टू 0 बार, क्योंकि किन्हीं भी दो वेक्टर, फिर से मैं वो बात दोहरा रहा हूँ, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो या किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो, आपको एक वेक्टर ही मिलेगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज एडिटिव, ये जो है ये माइनस का ए बार है ना, वो एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव आइडेंटिटी हो गई ऊपर वाली, और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स हो गया।
ठीक है, यहाँ पे समझ लेना आप, यहाँ पे दिया है, बस मैं यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ चीजों को, बाकी कुछ नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या है, ए बार एंड बी बार अगर वेक्टर्स है, एम एंड एन स्केलर्स है, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये भी समझना मुश्किल नहीं है। ओके, अगर ए बार एंड बी बार है वेक्टर्स की भी थोड़ी सी इनकम करनी चाहिए, और एम एंड एन है स्केलर्स, क्या है, स्केलर्स, तो अगर मैं m प्लस एन करूँ और a बार करूँ, उस m प्लस एन से एक स्केलर मिल जाएगा, उसको m a बार से मल्टीप्लाई करूँ, किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आपको एक वेक्टर मिलता है, दैट इज एज सेम एज m टाइम्स a बार प्लस n टाइम्स a बार, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, या आप क्या करो, m, अगर आपके पास कोई स्केलर है उसको आप इन्हीं दो वेक्टर्स के एडिशन से मल्टीप्लाई करो, तो a बार प्लस b बार करके आपको एक वेक्टर मिलेगा, उसको अगर आप m से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ये मिलेगा m टाइम्स a बार प्लस m टाइम्स b बार। ओके, और तीसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी में, अगर आप mn इंटू ए बार कर रहे हो तो दैट इज एज सेम एज m इंटू n a बार इज एज सेम एज n इंटू m a बार। ठीक है, सो दैट्स इट, आई थिंक इतना ही होगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, अब ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी है ना, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी क्या है देखो, बताता हूँ मैं आपको। और सबसे, हाँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एनी टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार डिटरमाइन प्लेन एंड वेक्टर ए बार एंड बी बार, ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार लाइज इन अ सेम प्लेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रूव करते वक्त काम आएगी, है ना, वहां पे मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वाले जो थ्योरम्स रहेंगे उसमें। तो मैंने बोला ए बार एंड बी बार, कोई भी दो वेक्टर्स है ना, टू वेक्टर्स, वो पैरेलल रह सकते हैं, या कोई भी दो वेक्टर्स ऑलवेज किसी प्लेन को बना सकते हैं, चाहे वो पैरेलल वेक्टर हो या नॉन पैरेलल हो, मतलब कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर हो, टू वेक्टर्स ऑलवेज जनरेट्स अ प्लेन। तो कोई भी दो वेक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, प्लेन जनरेट करते हैं, जनरेट्स प्लेन। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए, कोलिनियर ही होने चाहिए, कोई दो पैरेलल वेक्टर है, प्लेन बना दिया। अब प्लेन कैसे बनाते हैं, मतलब अरे एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब लाइन तो है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन जैसा भी है वो करेगी, लेकिन दो पैरेलल अगर वेक्टर्स है, कोलिनियर बोलने से अच्छा है, अगर पैरेलल वेक्टर्स है, टू पैरेलल वेक्टर्स फॉर्म्स अ प्लेन और जनरेट्स अ प्लेन। ओके, और टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स तो हमेशा प्लेन जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे मान लो ये ए बार और बी बार कोई दो वेक्टर्स है, तो वो हमेशा क्या करेंगे, प्लेन जनरेट करेंगे। और यहाँ पे ये जो बात बोल रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दो वेक्टर्स की ए बार और बी बार अगर प्लेन डिटरमाइन कर रहे हैं, तो कोई भी दो वेक्टर्स प्लेन को डिटरमाइन करते ही करते हैं, चाहे वो कोलिनियर हो चाहे वो नॉन कोलिनियर हो। ठीक है, नॉन कोलिनियर इन द सेंस मैं आपको बता रहा हूँ, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग नहीं, पैरेलल वेक्टर्स एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स जनरेट्स अ प्लेन। तो दोनों वेक्टर यहाँ पे बता रहे हैं, कोई भी दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार जो कि प्लेन जनरेट कर रहे हैं, तो ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार उसी प्लेन में लाई करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे मैंने ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बता दिया है। कहाँ गया ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप इस बात को रीवेरीफाई कर सकते हो कि अगर ए बार और बी बार एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ए बार प्लस बी बार जो ट्रायंगल मिलेगा, और ए बार माइनस बी बार वो एक ही प्लेन में, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें एक ही प्लेन में लाई कर रही है, एक ही प्लेन में। समझ में आ रहा है आपको? एंड लास्ट जो बचा है उससे पहले, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, वो तो बहुत ही सिंपल है, ट्रायंगल्स लॉ से समझ सकते हैं हम। ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी क्या होती है देखो, किन्हीं भी दो वेक्टर को आप ऐड करो, वेक्टर एडिशन करो, और उसके बाद उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, वो हमेशा छोटा या इक्वल्स टू रह सकता है
लेस देन और इक्वल्स टू इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स ऑफ दोज वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये ए बार है और ये बी बार है, तो मुझे बताओ ए बार प्लस बी बार कौन सा रहेगा? ये वाला वेक्टर ए बार प्लस बी बार रहेगा। तो आप ही मुझे बताओ कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार है, इनको ऐड करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन। समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ द टू साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार मतलब ये वाली लेंथ। तो ये हमेशा आपको नहीं लगता कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार मतलब ये जो मैंने पर्पल कलर्स दिखाए उससे कम होगी, या इक्वल टू भी रह सकती है? किस केस में जब वो स्ट्रेट जाएंगे सारी चीजें, तो उस केस में हाँ इक्वल कब रह सकती है? इक्वल रहने के ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं, ये आप देखो, इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्टिविटी भी मैं लेकर आया था, लेकिन लेट मी चेक द टाइम, अगर बहुत टाइम हो चुका है तो दिस शुड बी योर होमवर्क। ओके, 1 घंटा हुआ है, वैसे तो इतना नहीं भगाना चाहिए, लेकिन ठीक है चलो। ए बी बार आपको क्या दिख रहा है? ए बी बार दैट इज पी बार। बी ए बार कैसा है? बी ए बार, ए बी बार तो पी बार है, तो बी ए बार उसका निगेटिव है तो वो बन जाएगा माइनस का पी बार। बीसी बार देखो, बीसी बार तो क्यू बार है क्योंकि क्यू बार इज पॉइंटिंग टू दैट डायरेक्शन। अब सी बी बार क्या बनेगा? अपोजिट टू बीसी बार, दैट इज माइनस का क्यू बार। सी ए बार देखो, सी ए बार आर बार है ना, सी ए बार की डायरेक्शन आर बार है, ए सी बार क्या बन जाएगा? माइनस का आर बार। ठीक है, इतना समझा आपको? अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, पहला है क्यू आर बार प्लस आर एस बार, क्यू आर बार ये वाला और आर एस बार ये वाला। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे जा रहे हैं हम? देखो ऐसे क्यू से आर तक जा रहे हैं, आर से एस तक जा रहे हैं, तो ऐसा जाना यानी क्यू से एस तक जाना, तो दैट इज क्यू एस बार। ठीक है, क्यू एस बार। देखो वेक्टर चैप्टर में ये जो बेसिक है ना, इसके लिए ज्यादा टाइम लगता है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो फर्स्ट टाइम से देख रहा है ना, फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसको भी चीजें थोड़ी थोड़ी तो समझ में आनी चाहिए। तो पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार, ऐसे जा रहे हैं हम, पी से क्यू, क्यू से आर, ऐसा जाना है नहीं, पी से आर तक जाना, सो दैट इज पी आर बार, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ऐसा देखो पी आर बार को आप ऐसे लिखो क्या या ऐसे लिखो क्या, सेम। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या है? पी एस बार प्लस एस आर बार प्लस आर क्यू बार, पी एस बार प्लस एस आर बार प्लस आर क्यू बार, सो दैट इज इक्वल टू पी क्यू बार ना। ऐसे पी से एस गए, एस से आर गए, आर से क्यू गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? पी से क्यू तक है, दैट इज द एक्सटेंडेड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पी क्यू बार ही बन जाएगा ये। अब पी आर बार देखो क्या है? पी आर बार, पी आर बार प्लस आर क्यू बार, आर क्यू बार प्लस क्यू एस बार। देखो अब मैं कैसे जा रहा हूँ, पी से आर तक गया, आर से क्यू तक गया और क्यू से एस तक गया। जाना तो मुझे पी से एस तक था, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा कहाँ से कहाँ तक है? पी से एस तक, तो इसका आंसर क्या है? पी एस बार। तो हमेशा याद रखना है जाना कहाँ से कहाँ तक है, आप एक्सटेंडेड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो क्यू आर बार, क्यू आर बार ऐसा है, उसके बाद माइनस का एस आर बार, एस आर बार तो यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन माइनस का एस आर बार मतलब आर एस बार। समझ में आ रहा है? ऐसे जा रहे हैं हम। हाँ, उसके बाद माइनस का पी एस बार, देखो पी एस बार तो ऐसा रहेगा, पी एस बार, लेकिन हम माइनस का पी एस बार यानी एस पी बार। ठीक है, तो इसको लिखते वक्त कैसे लिखना? इसको लिखते वक्त ऐसे लिखना, क्यू आर बार प्लस एस आर बार प्लस एस पी बार, ये किसके बराबर आया होगा? ये देखो हमें जाना तो क्यू से पी तक है, तो यहाँ से आप नोटेशन से भी चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो। जाना कहाँ से कहाँ तक है? क्यू से पी तक, तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू पी बार। यहाँ पे देखो जाना कहाँ से था? क्यू से एस तक था, तो क्यू एस बार। यहाँ से पी से
एस तक पी से आर तक जाना था तो पी आर बार। तो चीजों को पॉजिटिव करो, यहाँ से पी से क्यू तक जाना था तो पी क्यू बार, पी से एस तक जाना था तो पी एस बार। तो चीजों को पहले पॉजिटिव करो और उसके बाद कहाँ से कहाँ जाना है वो समझ लो। और यहाँ पे देखो, क्यू क्यूपी बार, और ये पी आर बार जो है, आरपी बार जो है माइनस का आरपी बार, उसको प्लस का पी आर बार भी लिख सकते हैं। और ये आर एस बार, तो इसका बिना डायग्राम में देखे, बिना फिगर में देखे आप आंसर बता सकते हो क्यू एस बार। लेकिन अगर डायग्राम से ही भी आप देखोगे ना, फिगर से अगर आप देखोगे, क्यूपी बार से देखो, क्यूपी बार, क्यूपी बार मतलब ऐसे गए हम। उसके बाद माइनस आरपी बार, तो आरपी तो ऐसे रहता है, आरपी तो ऐसे रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन माइनस आरपी मतलब पी आर, पी आर यानी ऐसे। और प्लस का आर एस, प्लस का आर एस यानी ऐसे। तो जाना कहाँ से कहाँ तक था, क्यू से एस तक जाना था। तो एक्सटेंडेड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका आंसर क्या आ गया, क्यू एस बार आ गया। तो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। और कल से हम थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे और चीजों को और गहराई से जानेंगे। तो आज तक, मतलब अभी तक हमने इस वीडियो में जितना भी देखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिससे आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से कवर यहाँ पे करने का मैंने ट्राई किया है। और उसके बाद ये जो वेक्टर्स वगैरह रहेंगे वो हम करेंगे बाद में, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझो सो दैट आप अपने 12 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फिक्स कर पाओ। क्योंकि अगर कंसेप्ट समझे ना तो स्पीड और एक्यूरेसी के जरिए आप क्वेश्चंस तो इजीली लगा सकते हो। कंसेप्चुअल है चीज़ें जहाँ पे इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ज्योमेट्री 3D शेप्स को यहाँ पे आपको समझना है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई थिंक वी शैल स्टॉप। तो ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।